बताता रहूंगा। बात आती है एनपीओ, जो चैप्टर है हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अभी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन मीन्स है कोई कंपनी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जनरल वर्ड बोल रहा हूं, कंपनी। सो एक कोई एंटिटी है उसको मैं कहता हूं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके अलावा जितने भी बिजनेस होते हैं, हम नॉर्मल कोई भी बिजनेस देखते हैं तो वो क्यों स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कोई भी बिजनेस सो दैट हम उसमें प्रॉफिट अर्न कर सके। क्लियर है ये वाली बात? विदाउट प्रॉफिट कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने का हमारा मतलब नहीं बनता है। लाइक एक शॉपकीपर शॉप भी ओपन कर रहा है तो वो क्या सोच के ओपन करता है कि ठीक है भाई, मुझे यहाँ से क्या करना है, अर्निंग करनी है, मुझे यहाँ से प्रॉफिट अर्न करना है, प्रॉफिट कमाऊं अर्न करूंगा, उसी से मैं अपने जो भी डेली एक्सपेंसेस है, अपने लिवलीहुड है या अपना घर के खर्चे हैं वो मैं रन करूंगा। बात क्लियर है ये वाली? सो जो भी आपका एक्सपेंसेस होते हैं, जितना भी है वो आप उससे रिकवर करके प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो। बड़ी बड़ी कंपनी कोई भी बात करते हैं, मैं कोका कोला की बात करता हूँ या फिर रिलायंस की बात करते हैं, A to Z कोई भी कंपनी की हम बात करते हैं, सो वो सब किस लिए काम कर रही है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम कर रही है। बात क्लियर है? हर कोई कंपनी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो तो क्यों करते हो, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। बट इन कंपनीज की बात मैं कह रहा हूं, ये कैसी है, नॉट फॉर प्रॉफिट, ये प्रॉफिट अर्न करना नहीं चाहती है। सो ये नॉट फॉर प्रॉफिट है, मतलब ये किस लिए, एक तरह से सिंपल वर्ड अभी बोलता हूं तो स्टार्टिंग के लिए ये चैरिटी के पर्पस के लिए, मतलब इनका मकसद क्या होता है कि किसी की हेल्प करना, सोसाइटी की हेल्प करना, प्रॉफिट अर्न करना इनका पर्पस नहीं होता। जैसे कि एक सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं आपको, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, तो वहां पे क्या होता है कि वो जितना भी वर्क कर रहे होते हैं तो किस इंटेंशन से कर रहे होते हैं, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए, उनके फायदे पहुंचाने के लिए, ना कि इसलिए कि उनको उससे अर्निंग हो सके, उनको फायदा कमाने के लिए वो काम नहीं करते। बात क्लियर है ये वाली? सो अभी मैंने आपसे एक वर्ड यूज करा था, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ना अपने आप में वाइडर टर्म है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में हमें बहुत सारी चीजें हम समझते हैं, जो मैं बोलता जाऊंगा ना, नोट डाउन करते रहना। आपके पास ऑप्शन है वीडियो पॉज करने का, कहीं पे ऐसा लगता है तो पॉज कर सकते हो, बट कोशिश करो कि मेरे फ्लो में आप स्पीड के साथ कंटिन्यू करते रहो। तो पेन पेपर प्रॉपर कॉपी बनाओ, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से पूरा सिलेबस लेके चलेंगे, प्रॉपर फेयर कॉपी होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर नोट डाउन करो। अगर अभी आप YouTube पे देख रहे हो, YouTube के नीचे भी आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, बाकी एप्लीकेशन में तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा ही। मैंने आपसे बात करी है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी जगह, मतलब जो बिजनेस करने के लिए आई है। क्लियर है? इसके अंदर ना बहुत सारी चीज हो जाती है। मेनली अगर बात करता हूं, एक सबसे पहले आता है मेरा प्रोप्राइटरी, ठीक है। प्रोप्राइटरी मतलब जो सिंगल पर्सन का काम होता है, जहां पे एक बंदा वर्क कर रहा है। क्लास 11th में हमने पढ़ा, पूरी अकाउंट्स जितनी भी पढ़ी हमने, वो सारी की सारी किसके बेसिस पे थी, प्रोप्राइटर। वहां पे हमने ये देखा ना, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया अकाउंट्स में, जब भी हम पढ़े कि राम ने बिजनेस स्टार्ट करा, श्याम ने बिजनेस स्टार्ट करा, एक बंदा काम कर रहा था, वहां पे सिंगल ऑनर था। प्रोप्राइटरी होता है जहां पे कौन होता है, सिंगल पर्सन वर्क कर रहा होता है। सेकंड हमारी आ जाती है पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म्स कौन सी होती हैं, जहां पे ना एक से ज्यादा पर्सन होते हैं, पार्टनर बन के काम करते हैं। पार्टनरशिप हमारे अकाउंट्स में एक बहुत बड़ा पोर्शन है। सो एनपीओ के बाद जो हम स्टार्ट करेंगे, वो कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पार्टनरशिप ही स्टार्ट करेंगे। पार्टनरशिप के अंदर हमारे पास सारा कंटेंट वहां पे अवेलेबल रहेगा। सो बहुत बड़ा डिस्कशन होना है पार्टनरशिप पे, अभी हम इसको ब्रीफ में लेते हैं कि यहाँ पे ना एक से ज्यादा जो पर्सन्स हैं वो आपस में मिलके वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है? सो पार्टनरशिप के बाद आती है फिर हमारी कंपनीज। कंपनीज अलग होती हैं। कंपनी में आपने 11th में भी बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, कंपनीज में क्या होता है, वहां पे ना शेयर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं। तो कंपनी हमारे अकाउंट्स में पढ़ेंगे। मतलब ये जो प्रोप्राइटरी वाला था ना, ये हमने कहाँ पढ़ लिया, 11th में। ये कहाँ पढ़ेंगे, अब 12th में पढ़ेंगे, और कंपनीज भी कहाँ पढ़ेंगे, 12th में स्टडी करेंगे इसको। इसके बाद आता है हमारा एनपीओ, ये तो अभी पढ़ ही रहे हैं 12th में। सो एनपीओ भी अभी हम कहाँ पढ़ रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं। सो ऊपर वाले जो बिजनेस थे ना, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और मेरा कंपनी, ये जनरली किस लिए काम करते हैं, ये काम करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए।
एनपीओ किस लिए काम करता है? ये करता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं करता है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए करता है, बिजनेस के वेलफेयर के लिए करता, मतलब सोसाइटी के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। आई थिंक हो गया होगा आपका नोट डाउन, ठीक है ना। सो समझ में आया, काफी आइडिया सा लगा है कि एनपीओ है क्या। देखो आज की पूरी वीडियो में हम एनपीओ को ही समझेंगे। न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करना देखते हैं, स्लाइटली सा स्टार्ट करेंगे तो करेंगे, वरना नेक्स्ट डे मतलब कल हम इसको न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। मैं ये नहीं चाहता हूं कि कोई भी कंसेप्ट आपको पता है, जो पढ़ चुके हैं मुझसे या जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए, कि कोई भी कंसेप्ट हम ऐसे नहीं होगा कि बस ओके है, पढ़ना है तो पढ़ना है। एनपीओ होता है, एक बार समझा कि चैरिटी वाली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए, नहीं, हमें क्रैमिंग नहीं करनी है, रटना नहीं है। ठीक है, रटने में कोई फायदा नहीं है। 12th में आ गए हो, बोर्ड एग्जाम्स में आए हो, बोर्ड एग्जाम्स जो होंगे वो बहुत कंसेप्चुअल होते हैं। वहां पे अभी ओवर द ईयर सीबीएसई क्या करते जा रहा है, जो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है ना उसको चेक करते जा रहा है। प्लस उसके अलावा सिर्फ एग्जाम पास करना ही मेरा एक क्राइटेरिया नहीं, वो तो करना ही करना है, उसके आगे की भी मुझे नॉलेज चाहिए। मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो इस लेवल से पढ़ा रहा हूं कि आपके आगे का सारा कंटेंट आपको हेल्प करे। ये वीडियो जो है एनपीओ की आज की, ये क्लास 12th के स्टूडेंट्स, सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स, सीएमए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स, हर कोई इसको देख सकता है। सेम लेवल की मैं स्टडी करा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कुछ एक्स्ट्रा या कुछ कम, हम बहुत अच्छे से चीजों को देखने वाले हैं। ठीक है, जब एक बार कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है ना तो बहुत इजी रहता है आगे, तो माइंड में क्लियर होता है, फिर कुछ भी क्वेश्चन आ जाए हमें दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, सो जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से पढ़ना है। ये क्लियर हुआ। अभी हम बात करते हैं, देखो देखा है ये क्या लिखा है, स्कूल्स। जो आपके स्कूल होते हैं वो भी एनपीओ होते हैं। इवन प्राइवेट स्कूल्स, मोस्ट ऑफ देम आर एनपीओ, मतलब वो पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ आपसे जरूरत जितना काम पैसा लेते हैं। ठीक है, आप कहोगे, हंस पड़ोगे कि सर हमारी तो इतनी ज्यादा फीस होती है, उसमें इतने ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं हमारे स्कूल्स। वो एक्चुअल में क्या कहते हैं कि हमारी इंटेंशन नहीं है प्रॉफिट अर्न करने की, प्रॉफिट हमें हो जाता है। ठीक है, वो बाय चांस हो जाता है, हमारी इंटेंशन नहीं है। सो ऑन पेपर्स या लीगल स्टेटस जो मैं उनकी बात करूं तो वो ये कहते हैं कि हम किस पर्पस के लिए वर्क कर रहे हैं, चैरिटी पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, सोसाइटी का फायदा कर रहे हैं, बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को एजुकेशन दे रहे हैं। तो हमारा कोई इसमें प्रॉफिट अर्न करने का मकसद नहीं है, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस है, स्टूडेंट्स को पढ़ाना। क्लियर हुई बात। तो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स कैसे होते हैं, एनपीओ होते हैं। जो स्कूल आपसे फीस लेता है वो उनकी क्या होती है, इनकम होती है। सो अभी देखेंगे एनपीओ की इनकम क्या क्या होती है, कहाँ से रिवेन्यू जनरेट होता है। सो वो सब चीजें हम देखेंगे, तो वो कहाँ से, स्कूल फीस, उसमें से एक मेरा क्राइटेरिया है। टेम्पल्स, टेम्पल जो होते हैं इनका भी एनपीओ में आता है, क्योंकि ये क्या कहते हैं, देखो भाई हमने जो ओपन करा है ना एनपीओ, ये टेम्पल, मॉस्क, आपकी मतलब मस्जिद हो गई, जो भी चीज होगी, जितने भी चर्च हो गए, जितने भी आपके रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, सो उनका क्या कहना होता है, और एक्चुअल में है भी, कहना ही नहीं है, सिर्फ एक्चुअल में है। वो क्यों बने, वो एक ट्रस्ट है, वो एक सोसाइटी के लिए बने हैं, जहाँ पे धार्मिक काम के लिए, वहां पे उनको पैसा कमाना उनका पर्पस नहीं है, वो सिर्फ एक आपको प्लेस दे रहे हैं जहाँ पे लोग आ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और अपनी इच्छा से दान कर सकते हैं। वहां पे किसी के ऊपर कोई कंपलसरी भी नहीं होता है कि आपको इतना डोनेशन करना जरूरी है। ठीक है, मर्जी है करो, नहीं मर्जी है नहीं करो। सो अकॉर्डिंग टू दैट ये भी क्या है, हमारा एनपीओ है। अभी टेम्पल्स की मैं आपको एक बहुत अच्छी वीडियो दिखाऊंगा, उसमें पता चलेगा कि कितना अर्न करते हैं। सो एक चीज क्लियर हो रही है कि जो मैं एनपीओ की बात करता हूं ना, उसमें उनको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे इससे मतलब नहीं है। मेरी इंटेंशन क्या है, इससे मतलब है कि मैं प्रॉफिट कमाना नहीं चाहता, प्रॉफिट होता है वो एक अलग चीज है। ठीक है, समझेंगे। अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। क्लियर। हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स भी जितने मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स कहूंगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ नहीं होते हैं, अदरवाइज नॉर्मली अगर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करूं तो सभी की सभी कैसे होगी, एनपीओ में कवर्ड है। कल्चरल प्रोग्राम्स जो आपके होते हैं ये भी एनपीओ में हो जाते हैं। मैं आपको कल्चरल ट्रेडिशनल डांस की बात कर रहा हूँ, कल्चरल प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूँ, जो आपके
मतलब आज के मॉडर्न डांस हो गए या मॉडर्न एक्टिविटीज हो गई, वो इसके अंदर एनपीओ के अंदर कवर नहीं होती हैं। सो ये कहते हैं कि हम अपने ट्रेडिशन को मेंटेन कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को बचा रहे हैं। सो इसलिए ये भी क्या है, हमारा एनपीओ है। क्रिकेट क्लब, ये भी हमारा क्या रह जाता है, एनपीओ में आता है। ये किसका लोगो है, ICAI, सीए इंस्टीट्यूट का लोगो है। सो सीए इंस्टीट्यूट का जो लोगो है ना, सो ये भी मतलब ये तो लोगो है, सीए इंस्टीट्यूट जो है वो भी क्या है, एनपीओ है। वहां पे भी प्रॉफिट अर्न करना उनका पर्पस नहीं है। वो क्यों ऑपरेट कर रही है, वो इसलिए ऑपरेट कर रही है सो दैट सबका इंडिया का एक बेनिफिट हो सके, रूल्स रेगुलेशंस लॉज बना सके। तो इसलिए सीए अपना इंस्टीट्यूट ऑपरेट कर रहा है। स्टूडेंट से फीस लेते हैं वो, वहां पे भी सीए जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनसे फीस लेते हैं ना, तो इनकम होती है उनकी, उनको प्रॉफिट में भी है सीए इंस्टीट्यूट। ऐसा नहीं है इनको कई करोड़ रुपए का ऑन एन एवरेज पर ईयर अर्निंग होती है, प्रॉफिट होता है। सो बट उनकी वो इंटेंशन नहीं है। बाकी मैं आपको सारे एग्जांपल्स और अच्छे से बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी ब्रीफिंग कर रहे हैं। ये तो कुछ नहीं था, ये कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि एनपीओ एक्चुअल में है क्या चीज, कैसे है। एनपीओ के लिए ना मैं आपको 2 वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है। एक पहले ये वीडियो देखते हैं। एनजीओ और एमपीओ सेम सी बात होती है। ये वीडियोस क्यों दिखा रहा हूं मैं आपको, ये वीडियोस इसलिए दिखा रहा हूं सो दैट आपको आइडिया लग सके। सीधा कंटेंट पे नहीं आना है हमें, ठीक है। पहले पूरा एक एक चीज समझो आराम से कि क्या चीज कैसे है, एक्चुअल में एनपीओ है क्या। उसके बाद न्यूमेरिकल में बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगी, अपने आप सब चीजें समझ में आने लग जाएंगी एक बार कंसेप्ट बिल्डअप हो गया। अदरवाइज क्या होगा कि न्यूमेरिकल करने में 2 मंथ्स निकाल देना। सो पहले कंसेप्ट समझ लो 1 या 2 दिन लग के, और उसके बाद न्यूमेरिकल इतने स्मूथली हो जाएंगे, बहुत स्मूथ तरीके से। ये पता है एग्जाम में एनपीओ 10 मार्क्स का आता है। सो 80 में से 10 मार्क्स आपके एनपीओ के हैं। बात समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और इसको करने में ना स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा घबराते हैं, एनपीओ को इवन छोड़ के चले जाते हैं इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हुए। क्यों, उनको समझ में नहीं आता है, क्लियर नहीं होता है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि एनपीओ से आसान चैप्टर कोई नहीं है हमारे इस पूरे अकाउंट्स में। बहुत ईजी चैप्टर है। इसको मैं पूरे एनपीओ को सिर्फ 1 पेज में कवर करके दूंगा। जितनी भी कंप्लीट अकाउंट्स है ना हमारी, 3 बुक्स हैं। अगर मैं टीएस ग्रेवाल की बात करता हूँ, 3 बुक्स हैं। इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं इस बार। जो 11th थी ना आपकी, 11th को भूल जाओ। 11th मतलब आपका एक बचपन था, स्टार्टिंग थी कि बस हाँ कुछ है। अब मैच्योरिटी लेवल आया, अब कंटेंट आया है इसलिए आपके पास पढ़ने के लिए। 3 बुक्स को कंप्लीटली 15 पेजेस में हमने करा है, ठीक है। सो वो 15 पेजेस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, बहुत इजी हो जाएगा सब कुछ पढ़ना। एनपीओ सिर्फ 1 पेज में होगा तो वहां से पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। सो उस हिसाब से हम पढ़ेंगे, सब कुछ समराइज करके इजी हो जाएगा। तो अभी से समझते रहो, इधर उधर ध्यान मत लगाना।
क्लियर हुई ये चीज? तो एक चीज लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को ही मैं एनपीओ नहीं कहता हूँ कि जो बिल्कुल पुअर की हेल्प कर रही है, नीडी की हेल्प कर रही है, सिर्फ वही एनपीओ नहीं है। अभी हमने सारे एग्जांपल देखे ना स्कूल्स के, स्कूल था, ये हॉस्पिटल वगैरह, ये सब। तो अभी क्या करोगे, नोट डाउन करना स्टार्ट करो। अपने पास लिखो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके एग्जांपल्स क्या क्या हो गए। सबसे पहले हमने देखा स्कूल, ठीक है। उसके बाद टेम्पल, चलो ये तो देख ही लिया हमने, वैसे याद है आपको। स्कूल्स हो गए, टेम्पल्स, हॉस्पिटल्स, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI। और कोई मेरे कल्चरल डांस ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई इस तरीके के हो सकते हैं, वो क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सब आपने लिखा, चलिए ठीक है। इसके बाद मैं एक वीडियो और आपको दिखाता हूं। गूंज, गूंज एक बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, बट आई होप आपने उसका नाम नहीं सुना होगा क्योंकि वो मीडिया में ऐसा ज्यादा नहीं आती है। आपने, अच्छा ये बताओ, सलमान खान की बीइंग ह्यूमन सुना है ना? हाँ, वो सबने सुना है, क्योंकि सलमान खान ने प्रमोट किया है उसको। हाँ, बीइंग ह्यूमन सलमान खान का ही एक एनजीओ है। सो वो भी क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट है, मतलब वहां पे वो प्रॉफिट करने के लिए नहीं, उनके ना कपड़े आते हैं, उनकी टी शर्ट्स आती हैं, जीन्स वगैरह, इस तरीके के बहुत सारे क्लॉथ्स आते हैं। सो वो क्या करते हैं, उससे होने वाली सारी अर्निंग को क्या कर देते हैं, चैरिटी में दे देते हैं। सो वो भी एक तरीके का क्या हो गया, एनपीओ हो गया, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गई है। अभी हम देखते हैं गूंज के बारे में, जो एक मैं आपको बता रहा हूँ, कंपनी नहीं मतलब एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी का मतलब समझ में आया ना, कंपनी बिल्कुल डिफरेंट चीज हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन कई तरीके की हो सकती है, हमने देखा था। ऐसे मजबूर लोगों की मदद के लिए दिल्ली की एक संस्था पिछले 18 साल से काम कर रही है। गूंज नाम की संस्था का एक ही मिशन है, कोई गरीब कपड़े को बगैर पहले धुलाई, फिर सिलाई और बाद में पैकिंग। इस दौरान जो कपड़े ज्यादा फटे होते हैं उन्हें रिसाइकिल कर नए तरह के बैग और छोटे बच्चों के कपड़े तैयार किए जाते हैं। इस सेंटर में देश भर से डोनेट किए गए कपड़े पुरानी चीजती है, पहले उठाई की जाती है, फिर उन्हें रिसाइकिल किया जाता है, और जो कपड़े अच्छे नहीं होते पहले धुला जाता है, फिर मत की जाती है, बाद में पूरा करने के बाद अच्छी तरह से पैक करके जरूरतमंदों के पास भेज दिया जाता है। जो कपड़े ज्यादा फटे हैं उन्हें रिसाइकिल करके बैग और छोटे बच्चों के कपड़े तैयार किए जाते हैं। जूते, पेंसिल बॉक्स, रुमाल और खिलौने जैसे कुल 120 से ज्यादा आइटम रिसाइकिल करके जरूरतमंदों के तैयार किए जाए। संस्था का मकसद है कि कुछ भी बर्बाद न हो। संस्था से जुड़े वॉलंटियर्स लोगों की मदद के बाद उनसे और लोगों की मदद के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे कि अगर एक कमिश्न को जब देना होता है, सामान देना होता है, तो हम उनसे ये करते हैं कि वो गांव में अगर देना है तो वो कुछ ना कुछ काम करें। जैसे कि बहुत सारे लोग रोड रिपेयर करते हैं, या अगर हम पानी पर बात करें तो बहुत सारे लोग कई जगह पर कुएं की खुदाई होती है या तालाब की सफाई होती है, इसके हम किट देते हैं। इस किट की वैल्यू जो महत्व बनी रहे और लोग को रिस्पेक्ट दे सकें। 18 साल पहले शुरू हुई गूंज संस्था में पहली बार रेड क्रॉस से 5 बोरे पुराने कपड़े आए थे। आज ये आंकड़ा 3000 तक पहुंच चुका है। ठंड की मौत एक आम मौत है, उसके लिए मुआवजा नहीं होता, उसकी गुजरना नहीं होती। तो बेसिक बात यह है कि वो ठंड से नहीं मरता, वो कपड़े की कमी से मरता है। तो फिर तो प्रिवेंटेबल डेथ है, प्रिवेंटेबल सफरिंग है, आप उसको रोक सकते। बट हमारा बुनियाद बहुत छोटी सी ये थी, तो हमने कहा कि क्यों ऐसा नहीं होता कि कपड़े का एक पूरा साइकिल बनाया जाए। गूंज नाम की संस्था से करीब 5000 वॉलंटियर जुड़े हैं। इस संस्था के काम करने के तरीकों को देखते हुए कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने घरों में गूंज का सेंटर बनाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, तो हम लोगों ने ड्रॉप सेंटर के लिए उनको रिक्वेस्ट की। तो करीब 1-1.25 साल से हम लोग ये ड्रॉप सेंटर ऑपरेट कर रहे हैं। गूंज नाम की संस्था से जो भी जुड़े हैं या जो लोग हमेशा कपड़े खिलौने डोनेट करते हैं, उनको भरोसा रहता है कि उनके द्वारा दान की सामान जरूरतमंदों तक ही पहुँचे। मुझे लगता है कि यहाँ से लगता है कि मैं डोनेट कर रहा हूँ, इट इज गोइंग इन द राइट प्लेसेस। तो उस हिसाब से देखा जाए तो गूंज बहुत अच्छा काम कर रहा है।
आज के दौर में समाज में कई तरह के लोग हैं जो खाने या कपड़े को बर्बाद करते हैं। ऐसे में जरूरत है ऐसी संस्थाओं को दान करना ताकि गरीबों की मदद हो सके। सौरभ शुक्ला, इंडिया टीवी, दिल्ली। आइडिया लगा कि क्या चीज थी गूंज ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है कि इनका कहना ये मानना है कि भाई गरीबों को ना बहुत ज्यादा कपड़ों की जरूरत पड़ती है, कि इंडिया में एक बहुत बड़े लेवल तक डेथ इसलिए होती है क्योंकि वो ठंड से मर जाते हैं विंटर्स में, उनकी उसके कारण डेथ हो जाती है। मतलब अगर उनको कपड़े मिल जाएं, क्लॉथ प्रॉपर मिल जाएं, वो अपने आप को सेव कर सकते हैं विंटर से, तो डेथ्स को बचाया जा सकता है। उसके अलावा जो एफर्ट नहीं कर सकते, मतलब जो कपड़े नहीं परचेज कर सकते, उनके लिए कपड़ों वगैरह का पूरा अरेंजमेंट करने का ये गूंज मैनेज करती है। अभी ये क्या करती है, बहुत सारी जगह से इनके पास पैसा आता है, ठीक है ना। नॉर्मली क्या आता है, लोग अपने पुराने कपड़े इनको दे देते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, ये रिसाइकल करते हैं, मतलब उनको दोबारा से सही करना, धोना करना, उस सब चीजें करके प्रॉपर उसको सिलाई करके, अगर कुछ फटा है तो उसका वो करके, या डिफरेंट बैग्स वगैरह बना के उस तरह से करके फिर क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं, या आगे ट्रांसफर कर देते हैं गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे भी किस तरह से काम कर रही है, चैरिटी का काम कर रहे हैं। तो ये किस तरह का काम हुआ, नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस हुआ। इसमें ये प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं क्या, नहीं चाह रहे, इनके कोई इंटेंशन ही नहीं है प्रॉफिट अर्न करने का। ये सिर्फ क्या कर